केंद्रीय कैबिनेट की कल हुई अहम बैठक। संचार कनेक्टिविटी को लेकर लिए गए बड़े फैसले। जनजातीय क्षेत्रों में मोबाइल टावर कनेक्टिविटी और सड़कों के निर्माण को लेकर की घोषणाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को महोबा और झांसी जिलों का करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री जल संकट को दूर करने की एक महत्वपूर्ण पहल के तहत महोबा में कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का किया उद्घाटन। कहा, महिलाओं को अगर उचित अवसर मिले तो वह रक्षा और सुरक्षा मामलों में निभा सकती हैं प्रभावी भूमिका। और नोएडा में एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर का भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने किया उद्घाटन। इस टावर से 1 किलो वर्ग मीटर में हवा को किया जा सकेगा शुद्ध। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र तोमर। समाचार विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट की कल एक अहम बैठक हुई। मंत्रिमंडल ने संचार कनेक्टिविटी को लेकर बड़े फैसले लिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 1 और फेज 2 के अंतर्गत रोड कनेक्टिविटी से जो क्षेत्र बाकी रह गए थे उन इलाकों में सड़कों का निर्माण किया जाएगा और जनजातीय क्षेत्रों को भी इसका विशेष लाभ मिलेगा। इस परियोजना पर कुल मिलाकर 33,822 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है। मोदी सरकार ने बुधवार को 2 और बड़े फैसले लिए, जिसके तहत देश के 5 राज्यों के 44 उन आकांक्षी जिलों में मोबाइल टावर और रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहां जनजातीय लोगों की काफी संख्या है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे राज्यों में करीब 6,500 करोड़ रुपए खर्च करके 4G सुविधा वाले मोबाइल टावर लगाए जाएंगे, जिसका फायदा उन जनजातीय लोगों को मिलेगा जो दशकों से इस प्रकार की सुविधा से अभी तक वंचित रहे हैं। 7,267 गांव में मोबाइल टावर्स की और मोबाइल फोन को जो सुविधाएं हैं वो वहां पर दी जाएंगी। मोबाइल टावर्स की कनेक्टिविटी दी जाएंगी। ये 4G पर आधारित मोबाइल सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निर्णय किया गया है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 6,466 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है और जिनमें हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ साथ 5 वर्षों के लिए ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर का भी प्रावधान इसमें सम्मिलित है। जितना संभव होगा वहां पे हम सोलर टावर लगाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये टावर कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, जिससे कि उसमें कल को 5G जब अपग्रेडेशन होगा तो 5G भी इसमें आ सके। इसके अलावा जहां संभव हो वहां FM रेडियो के भी इसमें इक्विपमेंट लग सके। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY1, PMGSY2 और वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना को जारी रखने को भी मंजूरी दी है। जहां देश के जनजातीय इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने का फैसला लिया गया है, तो वहीं इन जनजातीय जिलों में सड़कों के जाल को बिछाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत उन इलाकों में नई सड़कें बनाई जाएंगी जो बीते 2 फेज में छूट गयी हैं। इसके लिए मोदी सरकार ने 33,822 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसमें केंद्र सरकार 22,978 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी। जो हमारे ट्राइबल क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, विशेष तौर पर इनका लाभ मिलने वाला है। जहां घने जंगल, पहाड़ और दरिया पार करके भी वहां पर सड़कें बनाने का काम किया जाएगा। इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कुल मिलाकर 33,822 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले के तहत नक्सल प्रभावित इलाकों में भी सड़कों को बनाया जाएगा, तो साथ ही इस काम में उन्नत तकनीक का इस्तेमाल भी किया जाएगा, जिसके तहत कार्बन उत्सर्जन में भी कमी लाई जाएगी। इस फैसले के तहत वामपंथ उग्रवाद प्रभावित 9 राज्यों के 44 आकांक्षी जिलों को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जिन 1.84 लाख बस्तियों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य था, उनमें से सिर्फ 2,432 बस्तियां अभी सड़कों से नहीं जुड़ी हैं। बाकी बस्तियों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। तो वहीं इस योजना के तहत 6.45 लाख किलोमीटर सड़कों को बनाने का जो लक्ष्य था, उसमें से सिर्फ 20,950 किलोमीटर सड़कों का बनना बाकी है। बाकी सड़कों को बनाया जा चुका है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2024 से 2025 तक 1.12 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य है। मोदी सरकार के इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा के जनजातीय जिलों को होगा
और इन इलाकों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। साथ ही इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को खासा फायदा तो होगा ही, विकास को नई रफ्तार मिलेगी। आकांक्षी जिलों से जुड़े फैसलों को अहम बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इससे आकांक्षी जिलों को तकनीक का फायदा मिलेगा और सामाजिक सशक्तिकरण में मदद मिलेगी। पीएम ने ट्विटर पर लिखा कि कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण निर्णय जो 5 राज्यों के हमारे आकांक्षी जिलों में प्रौद्योगिकी का फायदा पहुंचाएगा और सामाजिक सशक्तिकरण में योगदान देगा। साथ ही सड़क निर्माण से जुड़े कैबिनेट के फैसलों को अहम बताते हुए प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा कि एक अच्छा सड़क नेटवर्क अपने साथ कई फायदे लाता है। हमारी सड़कों के नेटवर्क के विस्तार से संबंधित आज के कैबिनेट के फैसले से ग्रामीण विकास में इजाफा होगा और पूर्वोत्तर के दूर दराज के क्षेत्रों के साथ साथ वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों को मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश के महोबा और झांसी जिलों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री जल संकट को दूर करने की एक महत्वपूर्ण पहल के तहत महोबा में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं की कुल लागत 3,250 करोड़ रुपए से भी अधिक है और इनके पूरा हो जाने से महोबा, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर जिलों में लगभग 65,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई में मदद मिलेगी, जिससे क्षेत्र के लाखों किसान लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री झांसी गौराठा में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखेंगे। इसका निर्माण 3,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने झांसी में अटल एकता पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल झांसी में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई ने साबित किया कि महिलाओं को अगर उचित अवसर मिले तो वह रक्षा और सुरक्षा मामलों पर प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता ने नारी शक्ति को एक नया आयाम दिया है। उन्होंने नारी शक्ति को पुनः जागृत किया था। नारी में असीम शक्ति होने की भावना और विश्वास का संचार किया था महारानी लक्ष्मीबाई ने। और महारानी लक्ष्मीबाई के लिए उनका एक महिला होना रणभूमि में कभी बाधा नहीं बना था। उन्होंने साबित किया है कि महिलाएं अवसर मिलने पर रक्षा और सुरक्षा के मामले में बहुत प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं। यह करके उन्होंने दिखाया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश सामरिक आजादी हासिल करने की ओर अग्रसर है और आने वाले दशक में देश में ही रक्षा उपकरण बनाए जाएंगे और अपने को पूरी तरह आत्मनिर्भर भी बनाना है। और मैं यहां इस सभा के माध्यम से मैं देश की जनता को यह बतलाना चाहता हूं, भारत ने जैसे राजनीतिक आजादी हासिल की है, भारत अब सामरिक आजादी भी हासिल करेगा। और 1 दशक के अंदर इसी भारत के अंदर ऐसे हालात पैदा होंगे कि हमारे सेना के जवानों के लिए जो हथियार इसके पहले तक और अब तक भी काफी हथियार दुनिया के दूसरे देशों से आयात किए जाते हैं, बहनों भाइयों, आगामी 1-1.5 दशक में ऐसे हालात पैदा होंगे कि हम दुनिया के दूसरे देशों से हथियार अपने सेना के बहादुर जवानों के लिए आयात नहीं करेंगे, बल्कि भारत की धरती पर ही भारत के जवानों के हाथे वो हथियार बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। इसके 2 नोड हैं, एक झांसी और एक चित्रकूट। बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण भी हो रहा है। उसके 2 नोड हैं, एक झांसी और एक चित्रकूट में, दोनों बुंदेलखंड में हैं। बाकी 4 प्रदेश के अन्य स्थलों पर हैं। बुंदेलखंड नोड में पहली महत्वपूर्ण इकाई की स्थापना होगी। यहां के बारे में जो कहा जाता था ये सूखा है, यहां पर पलायन होता है, लेकिन आज हम कह सकते हैं बुंदेलखंड में आज चल रही सिंचाई की परियोजनाएं जिस तेजी के साथ यहां पर कार्य प्रारंभ हुआ है वह हम सबके सामने एक उदाहरण है।
दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले हरियाणा सरकार ने कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया। वहीं पंजाब सरकार ने स्पष्ट किया कि पराली जलाने की समस्या को खत्म करने के लिए उन्होंने सुझाव दिए। वहीं केंद्र ने अपने कर्मचारियों को दफ्तर आने जाने के लिए निजी वाहनों का प्रयोग करने के बजाय कार पूलिंग की सलाह दी है। ऐसे में उच्चतम न्यायालय ने संबंधित राज्यों को कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले कई दिनों से दिल्ली दमघोटू हवा की चादर में लिपटी हुई है। खराब होती वायु गुणवत्ता के साथ ही सुप्रीम कोर्ट का रुख लगातार सख्त बना हुआ है। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फिर सरकारों को खरी खरी सुनाई। शीर्ष अदालत को लगता है कि सिर्फ बैठकें हो रही हैं, लेकिन प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि सड़क से गाड़ियां हटाकर केवल सार्वजनिक परिवहन चलाने पर क्यों नहीं विचार किया जाता। दिल्ली सरकार ने अपने बचाव में कहा कि गाड़ियां तो हटा ली जाएंगी, लेकिन एनसीआर से आने वाली गाड़ियों का क्या होगा। इससे पहले कोर्ट ने सरकारों से कार्य योजना पेश करने को कहा था। दिल्ली सरकार ने कहा सफाई के लिए मशीनें लगाई हैं। कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं दिखा। कहा चंद मशीनें 1000 किलोमीटर की सफाई के लिए क्या पर्याप्त हैं। कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार की नींद टूटी। आनंद फानंद में 1000 निजी सीएनजी बसें खरीदने समेत दूसरे उपाय की घोषणा की। भाजपा ने दिल्ली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सेहत की नहीं बल्कि अपने चेहरे को चमकाने की चिंता है। 40,000 रुपए का कैप्सूल लिया गया, 15 करोड़ 80 लाख 36,828 रुपए खर्च किया गया एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। और किसको, कितने अच्छे हैं अरविंद केजरीवाल जी। 40,000 रुपए का काम किया और 16 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट किया। ये गुणा भाग करिए, जरा गणित करके देखिए। मुझे लगता है 4,000 टाइम्स काम पराली जितना किया और फसल जितना दिखाया है अरविंद केजरीवाल जी की भाषा में। केंद्र ने एक हलफनामे के माध्यम से कहा है कि केंद्र द्वारा जिन वाहनों का प्रयोग राष्ट्रीय राजधानी में नहीं किया जा रहा, वह कुल वाहनों का छोटा हिस्सा है। इन वाहनों पर प्रतिबंध लगाने से प्रदूषण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केंद्र का कहना है कि वर्क फ्रॉम होम से प्रदूषण पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। केंद्र ने अपने कर्मचारियों को दफ्तर आने जाने के लिए निजी वाहनों का प्रयोग करने के बजाय कार पुलिंग का सहारा लेने की सलाह दी। पर्यावरणविदों को लगता है कि हालात से निपटने के लिए और कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। We are opting for symptomatic cures, for knee-jerk reactions, and this might ease on for a couple of days, 4 days, a week, but the winter period is here to stay, and this has to happen every year. So I was looking for a more holistic, comprehensive, and a step-by-step approach. सुनवाई से पहले हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया समस्या से निपटने के उचित कदम उठाए जा रहे हैं। पराली जलाने को प्रतिबंधित किया जाएगा। पानीपत में 2 थर्मल पावर प्लांट को 30 नवंबर तक बंद कर दिया गया है। वहीं पंजाब सरकार ने बैठक में तय किया कि प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी किसानों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी जाएगी। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता की बात करें तो फिलहाल कोई सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा। बुधवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 379 रहा, जो बहुत खराब कैटेगरी में आता है। नोएडा का भी यही हाल रहा और यहां ये आंकड़ा 360 था, जबकि गाजियाबाद में 365 और गुरुग्राम में 344 था। जनपद बलरामपुर के गैसड़ी विधानसभा के भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र पचपेड़वा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कार्यकर्ता व पदाधिकारी सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। पचपेड़वा में जनसभा को संबोधित करते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि गैसड़ी विधायक शैलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में भारत नेपाल सीमावर्ती पिछड़े क्षेत्र में अनेक कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य व बिजली का लाभ गांव-गांव तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के विकास कार्यों से 2022 में उत्तर प्रदेश में भाजपा 300 से अधिक सीटें जीतेगी। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस अखिलेश यादव की कल्पना थी। अखिलेश यादव की कल्पना थी, वो कल्पना उनकी पूर्ण नहीं हो पाई क्योंकि जनता ने उन्हें वो अवसर नहीं दिया। उस अवसर को कहीं ना कहीं उस
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को शिलान्यास भी हमारी पार्टी ने किया है, उद्घाटन भी हमारे मोदी जी ने किया है और निश्चित तौर से पूरा का पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास की एक गति जो बढ़ेगी पूर्वांचल एक्सप्रेस से बढ़ेगा। जब प्रदूषित हवा और स्मॉग के कारण शहर की सांस थमने लगे और सांस और अस्थमा शिकार लोगों की लाइनें अस्पतालों में बढ़ने लगे, ऐसे में नोएडा प्राधिकरण ने भेल के साथ मिलकर प्रदूषण को थामने के लिए प्रदेश का पहला एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर स्थापित कर लोगों को राहत देने का काम किया है। इस एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन बुधवार को भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और राज्य मंत्री विद्युत एवं भारी उद्योग कृष्णपाल गुर्जर ने किया। एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सेक्टर 16 फिल्म सिटी और डीएनडी के बीच हरित क्षेत्र की जमीन पर स्थापित किए गए एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर से 1 किलो वर्ग मीटर में हवा को शुद्ध किया जा सकेगा। नोएडा क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर डीएनडी के पास सेक्टर 16A में ग्रीन बेल्ट पर लगभग 400 वर्ग मीटर की जमीन पर स्थापित किया गया है। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा, यह हमारे भारी उद्योग इकाई भेल द्वारा शुरू किया गया है। यह नोएडा और आसपास के लोगों के लिए कारगर पहल है। हवा खींचेगा और उसको परिष्कृत करके ऊपर छोड़ेगा। यह हमारे भारी उद्योग मंत्रालय की इकाई भेल द्वारा उसके एक रिसर्च वर्क के तहत यहाँ शुरू किया गया है। नोएडा अथॉरिटी ने भी इसमें अपने जमीन और इसके आगे कंटिन्यू मेंटेनेंस के वचनबद्धता के साथ इसमें सहयोग किया है और ये अपने आप में नोएडा की जनता और आसपास की जनता के लिए ये बहुत ही कारगर पहल। श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आईआईएमटी विश्वविद्यालय गंगानगर में आयोजित वृहद रोजगार मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश व देश का युवा अपना स्वयं का उद्यम लगाकर दूसरों को नौकरी देने वाला बन रहा है। उन्होंने युवाओं से कहा कि वह सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े, आने वाला समय उनका है। श्रम मंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे तथा श्रम विभाग की संत रविदास शिक्षा सहायता योजना अंतर्गत श्रमिकों की 100 पुत्रियों को साइकिल भी वितरित की। मेरठ में सहायक निदेशक सेवायोजन विभाग शशि भूषण उपाध्याय ने बताया कि रोजगार मेले में दिल्ली व एनसीआर की 68 कंपनियों ने प्रतिभाग किया तथा कुल 3,543 मेरठ मंडल के अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें से करीब 70% मेरठ के थे। इनमें से 1557 अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न कंपनियों में हुआ। इस बृहद रोजगार मेले में जो आईआईएमटी विश्वविद्यालय के प्रांगण में हो रहा है, इसमें सेवायोजन, कौशल विकास विभाग, आईटीआई एवं आईआईएमटी विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस रोजगार मेले में कुल 135 कंपनियां 2 दिनों के अंदर आ रही हैं, जिसमें आज 55 कंपनियों के लगभग 8,000 पद के सापेक्ष भर्तियां हो रही हैं। कल भी लगभग 8,000 पदों के सापेक्ष भर्तियां होनी हैं। कुल 16,000 पदों के सापेक्ष 2 दिनों के अंदर इस बृहद रोजगार मेले में अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। विशेष रूप से आज सामान्य शिक्षाधारी, डिग्रीधारी लोगों की तैनाती हो रही है, भर्तियां हो रही हैं। कल टेक्निकल एजुकेशन वाले अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का कार्य किया जाएगा। मैं इस चीज़ का बहुत ही थैंक यू बोलना चाहूँगी मोदी जी को कि हमारी सरकार ने ये चीज़ बहुत अच्छी निकाली है कि एक ही जगह पर हम आकर काफ़ी कंपनी से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी मनपसंद जॉब अपनी चूज़ कर सकते हैं। कि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें बाहर जाके बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है कि आगे हमें जॉब के लिए किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या करना है फ्यूचर में। तो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ है
कि हमें बहुत सारी कंपनियों से मिलवाया जाएगा और अपनी मनपसंद जॉब दी जाएगी। मेरा नाम कीर्ति डोगरा है और मैं यही मेरठ से हूँ। एक्चुअली हम लोग कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं जॉब्स वगैरह के लिए। यहाँ पे हमें दिल्ली, नोएडा वगैरह के जॉब के बारे में पता नहीं चलता है, तो अब योगी जी ने यहाँ पर जो मेला लगाया है, इस वजह से हमें यहाँ पे एक ही जगह मेरठ में अपने शहर में ही सारी जगह की वैकेंसीज का पता चला है। ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स हैं प्लेसमेंट के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए थैंक यू योगी जी, और ऐसी रोजगार मेले सबके लिए लगते रहने चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गाजीपुर में विजय रथ यात्रा के दौरान किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ किसानों के अनाज की मंडी बनेगी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में युवाओं को सेना और पुलिस की नौकरी भी दी जाएगी। अखिलेश यादव 16 नवंबर को ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए गाजीपुर आने की जिद कर रहे थे, जिसे प्रशासन की अनुमति न मिलने के कारण 17 नवंबर के लिए टालना पड़ा। उन रंगों को जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। लाल हो, हरा हो, नीला हो, पीला हो, सफेद, सब रंगों को जोड़ करके समाजवादी पार्टी सबको आगे बढ़ाने का काम करेगी। देश में कोयले के सीमित उत्पादन को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में देश की अग्रणी कंपनी एनटीपीसी ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करना शुरू कर दिया है। सोनभद्र जिले में स्थित एनटीपीसी रिहंद नगर के मुख्य महाप्रबंधक देवव्रत पाल ने मीडिया के साथ जानकारी साझा करते हुए एक पत्रकार वार्ता में कहा कि कोयला एक सीमित उत्पादन है, इससे हटकर सरकार की मंशा के अनुरूप हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है, जो कि आने वाले 10 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में काम करने लगेगी। इससे न सिर्फ कोयले की निर्भरता कम होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी काफी सहायक होगी। रिहंद पावर स्टेशन की उपलब्धियों को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि यह स्टेशन 500 मेगावाट से शुरू होकर आज 3000 मेगावाट उत्पादन की क्षमता वाला स्टेशन बन गया है, जो कि सामाजिक दायित्व निर्वहन की कड़ी में भी ग्रामों के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका का निर्वहन कर रहा है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टेशन प्रबंधन पूरी तरह प्रयासरत है। आने वाला समय में जो गैसेस है जैसे SOx सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस है, NOx गैसेस है, इसको भी कम निकले पावर प्लांट से। इसके लिए हमने बहुत सारा टेक्नोलॉजी इंस्टॉल कर रहा है। 3 यूनिट में ऑलरेडी लग चुका है, बाकी यूनिट में भी अगले 1-1.5 साल में लग जाएगा। उसके बाद जो हमारा बिजली जो है मूलत रूप से इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाएगा, इट विल बी ग्रीन एनर्जी। क्योंकि कोयला खत्म होने से पहले ही हो सकता है हम रिन्यूएबल एनर्जी में पूरा स्विच कर जाए। लखनऊ में विश्व सीओपीडी दिवस के अवसर पर रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग और यूपी चैप्टर इंडियन चेस्ट सोसाइटी तथा IMS के संयुक्त तत्वाधान में सीओपीडी शिविर और जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बुजुर्ग और युवा शामिल हुए। उनमें से 132 लोगों का पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया गया और लोगों को इसके बारे में जागरूक भी किया गया। हापुड़ जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा अनाज संचयन एवं भंडारण अनुसंधान केंद्र में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न का संचयन, भंडारण के साथ साथ कुपोषण को दूर करने के लिए खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को पोषण युक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। भारतीय खाद्य निगम के प्रबंध महानिदेशक डॉक्टर गौतम कुमार ने किसानों को भंडारण के तरीके और गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न के बारे में विस्तार से जानकारी दी। फोर्टिफाइड चावल के बारे में एक किसानों को जागरूकता के लिए मैं आया हूं। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि भारत सरकार की एक बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है। जन वितरण प्रणाली में के जो लाभार्थी हैं उनको अब जो है जो चावल वितरण किया जाता है वो चावल अब अधिक पोषण युक्त होगा। उसमें
कुछ और विटामिन्स और मिनरल्स, विटामिन्स में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड और मिनरल्स में आयरन युक्त चावल का वितरण किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने इस योजना में जो भारतीय खाद्य निगम को जो दायित्व सौंपा है, वो दायित्व ये है कि हम लोगों को जो अभी हम चावल उपार्जन कर रहे हैं, उस चावल उपार्जन अब हम पोषण युक्त चावल यानी फोर्टिफाइड चावल उपार्जन करेंगे। गुरु पर्व से पहले केंद्र सरकार ने करतारपुर साहिब गलियारा फिर से खोलने का फैसला लिया है। सरकार का यह निर्णय श्री गुरु नानक देव जी और सिख समुदाय के प्रति एक सम्मान का प्रतीक है। गौरतलब है कि पंजाब के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बीते दिनों मुलाकात करके करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने की मांग की थी। अब इस फैसले के बाद सिख समुदाय के लोगों में अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। कोविड महामारी के कारण पिछले वर्ष 16 मार्च को आस्था के गलियारे करतारपुर कॉरिडोर में श्रद्धालुओं की आवाजाही स्थगित कर दी गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के नियंत्रित होते आंकड़ों के बीच सरकार ने बुधवार यानी 17 नवंबर से करतारपुर कॉरिडोर को शुरू करने का फैसला किया है। फैसले के बाद पंजाब में खुशी की लहर और अमृतसर में मिठाई बांटकर इस खुशी का इजहार किया गया। गुरु पर्व से पहले आया ये बड़ा फैसला भक्तों के लिए बेहद भावुक क्षण रहा। यहाँ तक कि बुधवार को ही पहला जत्था भी दरबार साहिब में मत्था टेकने के लिए रवाना हो गया। इससे पहले कई राज्यों के लोगों के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बीते दिनों मुलाकात करके करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने की मांग की थी। करतारपुर साहिब कॉरिडोर जब शुरुआत हुई तो आपको मालूम है तमाम तरह के संकट आए, तमाम तरह की परेशानियां आई। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ हमारे सिख भाइयों और बहनों की जो एक श्रद्धा है, एक तमन्ना रहती है वहां पर दर्शन की, अरदास की, उसको पूरा किया। इस बीच में कोविड पीरियड आया, कई कारण आए, उसकी वजह से बंद हुआ, फिर से शुरू हुआ। निश्चित तौर से पूरे देश में इसका न केवल सिख भाई बहनों ने बल्कि पूरे देश ने इसका स्वागत किया है और नरेंद्र मोदी जी के प्रति धन्यवाद है। इस फैसले के बाद सिख धर्म के लोगों में अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत खुशी हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, सारे लोग बड़े उत्साहित हैं। हाँ जी, बहुत वधिया लगा। केंद्र सरकार दा और पंजाब सरकार ने भी अपील की, बहुत वधिया लगा। और अहीं महाराज दे गुरु नानक साहब जी दे दर्शन करके आए हैं, लेकिन अगे तो नहीं जा पाए, लेकिन खड़े हो गए तुसी ते ही वधिया, बहुत वधिया लगा। वहीं 19 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व होने से भावनाओं का एक तरह से सैलाब आ गया। ऐसे में SGPC ने कॉरिडोर खोलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। वहीं अब करतारपुर कॉरिडोर को लेकर पंजाब में सियासी क्रेडिट वॉर शुरू हो गया है, जिसमें पाकिस्तान भी कूद पड़ा है। पाकिस्तान की करतारपुर कॉरिडोर की आधिकारिक वेबसाइट पर कॉरिडोर को शुरू करने का क्रेडिट एक तरह से नवजोत सिंह सिद्धू को दिया गया है। इसको लेकर भी सियासी कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले क्या पड़ोसी देश किसी खास का एजेंडा पूरा कर रहा है। वहीं मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी क्रेडिट लेने में पीछे नहीं है, जहां तक कि चन्नी खुद अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ मत्था टेकने जा रहे हैं। करतारपुर कॉरिडोर भारत में स्थित डेरा बाबा नानक को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल रहे गुरुद्वारा दरबार साहिब को जोड़ता है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। इस कॉरिडोर के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर 2019 को हुए समझौते के तहत भारतीय सिख धर्म के श्रद्धालुओं को पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब तक जाने की अनुमति दी गई थी। लेकिन अब कोरोना काल के बाद सभी यात्रियों के लिए टीकाकरण और नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट जरूरी होगी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।